नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार में शांति थी, होली बस बीती ही थी। ज्यादातर दरबारियों के चेहरे से रंग अभी उतरा नहीं था। कुछ का रंग उतर चुका था, लेकिन भंग का असर अभी बाकी था। धृतराष्ट्र भी आज अनमने मन से दरबार पहुंचे थे। उधर संजय भी दरबार में मौजूद थे, लेकिन उदास दिख रहे थे। धृतराष्ट्र को एहसास था कि आज संजय का मन कुछ बुझा बुझा सा है। उन्होंने शंका निवारण के लिए संजय से पूछ लिया, सब खैरियत तो? मुंह उतरा हुआ क्यों है? संजय ने कहा, एक आध हो तो बताऊं महाराज। होली बहुत भारी बीती। सबसे पहले तो हम सबके प्यारे कैलेंडर इस दुनिया फानी से अलविदा हो गए। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर इंडिया वाले कैलेंडर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके साथ ही उन्होंने फैंस को होली भी विश की थी। ऐसे में उनके फैंस उनकी मौत से सकते में हैं। इस बात पर उनके लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि सतीश अब इस दुनिया में नहीं रहे। संजय अभी जारी थे। दूसरी तरफ वो लपके उचक्के हैं जो दुनिया भर में आर्यावर्त और उसकी संस्कृति की जग हंसाई और बदनामी करवा रहे हैं। धृतराष्ट्र का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? संजय ने कहा, जब से होली बीती है महाराज, चारों तरफ से महिलाओं के साथ अश्लीलता, छेड़छाड़ और मनबढ़ई की खबरें आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर बिजनौर के धामपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो मुस्लिम महिलाओं पर रंग डाला जा रहा है और वो चुपचाप जा रही हैं। धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, इन लपकों उचक्कों की मनबढ़ई पर कोई बुलडोजर नहीं चल सकता क्या? संजय ने कहा, इसके लिए मुझे जम्बूद्वीप वाली योगीराज से बात करनी होगी। बुलडोजर का महकमा उन्हीं के पास है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, उनसे तो बात करते रहना, पर डंकापति का क्या रुख रहा इस अनाचार पर? आर्यावर्त में तो रामराज आ चुका है, फिर भी लपकों उचक्कों की पौबारह है। इस कदर सार्वजनिक कदाचार और लंपटई। डंकापति की नाक के नीचे लोग कैसे लामपट्य जीवन की ओर बढ़ गए। संजय ने कहा, डंकापति इधर बीच मेहमान नवाजी में व्यस्त थे महाराज। उन्हें हाथ हिलाने के लिए एक कार्यक्रम में भी जाना था। शायद इसीलिए होली पर बढ़ रहे लामपट्य की ओर ध्यान नहीं दे पाए। अचानक से धृतराष्ट्र को मजा आ गया। उनकी दिलचस्पी जाग उठी। उन्होंने पूछा, यह क्या मौका था? क्या फिर से डंकापति ने कोई इवेंट बाजी की है? संजय ने कहा, महाराज जवाब थोड़ा लंबा है, धैर्य से सुनिए। इस बार डंकापति ने सिर्फ उत्सव ही नहीं आयोजित किया, बल्कि उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सव प्रेमी प्रजा का भी प्रबंध किया। दिव्य भास्कर, a popular newspaper in Gujarat today has reported that for this test match, they say that test ना प्रथम दिवस ની 80,000 टिकट भाजपे खरीदी। दिव्य भास्कर। धृतराष्ट्र की आंखें फटी रह गई। चेहरे पर एक प्रश्नवाचक भाव के साथ बोले, कैसे कर लेते हैं डंकापति ये सब? संजय फिर से शुरू हो गए। दरअसल डंकापति ने दूर देश के अपने मित्र को आर्यावर्त घूमने के लिए बुलाया था। यहां पर उन्होंने उनकी आवभगत और मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया। प्राचीन काल के रोमन राजाओं की तरह डंकापति ने रथ पर सवार होकर एक स्टेडियम के भीतर गोल गोल घूमकर अपने नाम का नारा लगवाया। इससे दूर देश से आया डंकापति का दोस्त खुश हुआ। धृतराष्ट्र अभी भी डंकापति में ही उलझे हुए थे। उन्होंने पूछा, यह स्टेडियम का क्या चक्कर है? यह सुनते ही उदास संजय की बाछें खिल गई। मत पूछिए महाराज, डंकापति के खासुल खास शहंशाह का बेटा स्टेडियम का मैनेजर है। उसने डंकापति के नाम ही इस स्टेडियम का नाम कर दिया। अगर मैं क्रोनोलॉजी में समझाऊं तो ऐसे समझिए कि डंकापति स्टेडियम में डंकापति को डंकापति की तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया गया।
यह सुनकर धृतराष्ट्र प्रफुल्लित होकर बोले, शहंशाह जी का बेटा बहुत आगे जाएगा, पर यह तो बताओ कि स्टेडियम में तो क्रिकेट का खेल होता है, वहां डंकापति ने कौन सा खेल दिखाया? डंकापति की टीम में कौन कौन खेल रहे थे? संजय ने कहा, 1 से लेकर 11 नंबर तक बैटिंग तो डंकापति ही कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे एक से बढ़कर एक धुरंधर रनर के रूप में दौड़ रहे थे। धृतराष्ट्र बेकंट्रोल हंसते हुए बोले, डंकापति ने टीम तो बढ़िया बनाई है, इस टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। संजय ने सहमति में सिर हिलाया। तब धृतराष्ट्र को डंकापति की टीम के एक और खिलाड़ी की याद आई। उनके दिमाग में शहंशाह जी अटक गए। उन्होंने पूछ लिया, बड़े दिनों से शाह जी की कोई खबर नहीं है। संजय ने कहा, महाराज, सम्मानबाजी का मौसम चल रहा है, क्रोनोलॉजी में समझिए। डंकापति ने दूर देश के मित्र को बुलाकर सम्मानित किया। डंकापति को सम्मानित किया शाह जी के बेटे ने। इसके बाद बारी थी शाह जी के सम्मान की। उनका सम्मान आर्यावर्त के दक्षिणी सूबे में हुआ, बिल्कुल सफेदी की चमकार के साथ। एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में शाह जी के सम्मान में दूध सी सफेदी वाले पोस्टर लगाए गए थे। संजय ने बताया, इस सम्मान से शाह जी गदगद हैं। गौरतलब है कि डंकापति की टीम में शाह जी को एक साथ कई पदवियां प्राप्त हैं। कभी वो चाणक्य होते हैं, कभी किंग मेकर होते हैं और कभी कभी सफाई अभियान के प्रमुख बन जाते हैं। जानकार बताते हैं कि उनके पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिससे वो भयंकर से भयंकर दागदार नेताओं को एक झटके में झकाझक साफ कर देते हैं। इसका ताजा नमूना उन्होंने मेघालय में पेश किया है। चुनाव से पहले कोनराड संगमा के खिलाफ जांच करवाकर जेल भेजने का दावा कर रहे थे शाह जी। ये सारा पैसा जो खा गए, उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन चुनाव के बाद अपने वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर उन्होंने कोनराड सांगमा को झकाझक चमकाते हुए खुद उनकी सरकार में शामिल हो गए हैं। शाह जी की इस प्रतिभा के मद्देनजर तेलंगाना में उनका स्वागत सफाई अभियान के प्रमुख के तौर पर किया गया। यह सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि आर्यावर्त में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो उठे और सीधा अंतःपुर को चल दिए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। सरसरी तौर पर एक जायजा उन कूढ़ मगज, खामड़, हुड़कचुल्लू एंकराओं के ले लेते हैं जिनके होने से यह एहसास बना रहता है कि इस देश को अच्छी पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत है। इनमें से एक चमचमाता हुआ नाम है सुशांत बाबू सिन्हा। सुशांत जब मेरे साथ काम करते थे तब भी सबकी यही राय थी कि ये टीपी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। लगभग प्रधानमंत्री जी की टक्कर का टीपी पढ़ते थे। अच्छे दिनों का 1 महीना या कड़वी दवाओं के 30 दिन। नमस्कार, मोदी सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। अच्छे दिन, कड़वे दिन, मोदी सरकार के 30 दिन। नमस्कार। लेकिन कालांतर में इनको गलतफहमी हो गई। गलतफहमी भी ऐसी वैसी नहीं। गलतफहमी यह कि इस धरती पर इनका जन्म दूसरों को शिक्षा देने के लिए हुआ है, खुद पढ़ने लिखने के लिए नहीं हुआ। इन्हें गलतफहमी हो गई कि इस देश की अनपढ़ जनता को पाठशाला की सख्त ज़रूरत है। यह गलतफहमी होने के बाद इन्होंने टीपी पढ़ना बंद कर दिया। इस तरह प्रधानमंत्री जी का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर स्वयं ही खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने हर दिन टीवी पर रायता फैलाना शुरू किया। इनके ताजा घामड़पन ने हमारे रिसर्चर का ध्यान खींचा। गौर फरमाइए। भारत है, इसमें यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश स्क्वाड के अंदर है और यहां ऑस्ट्रेलिया को रखने का मकसद है भाई। ऐसे ही हवा में नहीं रखा। नरेंद्र मोदी इतना लाल कालीन ऐसे ही नहीं बिछा रहे हैं। इनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को क्वाड में मोदी जी ने रखा है। थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि मैंने क्यों इन्हें टीपी पढ़ने की सलाह दी थी। ये भारत एक तरफ, जापान एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ। लो, इसके बीच में चाइना का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। और इधर चाइना जो बगल में है, अगर तुम इंडियन ओशियन में घुसोगे तो ऑस्ट्रेलिया बगल में हमारा दोस्त है। इधर से हम मारेंगे, इधर से ऑस्ट्रेलिया मारेगा। अगर यहां बीच में घुसोगे तो चारों तरफ से घेर के मारेंगे। उधर अमेरिका, इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर भारत।
घुसो कहां से घुसोगे? घुसो कहां से घुसोगे? ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की समझ है और इसीलिए इस ऑस्ट्रेलिया को इतना भाव दे रहे हैं। अव्वल तो इनको लगता है कि विदेश नीति कोई आवारा कुत्तों का झुंड है जो घेर घार कर मारामारी करता है। इससे भी बड़ा घामड़पन इन्होंने जो फैलाया, मैं उसे सीधा झूठ कहूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्वाड बनाया, तो लगे हाथ आप लोग थोड़ा सा क्वाड के बारे में जान लीजिए, वरना सुशांत जैसे टीपी पढ़ने वाले कुछ भी अनर्गल बकते रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे लोकप्रिय लहजे में क्वाड कहते हैं, इसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अमेरिका भी शामिल था। क्वाड के विचार को आगे बढ़ाने के पीछे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भूमिका अहम थी। इसे उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने मिलकर अमलीजामा पहनाया था। इसके तहत चारों देशों के बीच मालाबार नाम से साझा सैनिक अभ्यास की शुरुआत भी हुई। जाहिरन यह चीन के बढ़ते प्रभुत्व से निपटने के लिए बना था। इस साझा सैन्य समझौते के कारण चीन इसे एशिया का नेटो कहता है। हालांकि नेटो जैसा सामरिक समझौता क्वाड में नहीं है। क्वाड अभी भी वैश्विक कूटनीति में कोई ठोस गुट का स्थान नहीं रखता, क्योंकि न तो इसका कोई सेक्रेटरिएट है, न कोई बजट है, न कोई दफ्तर है, न ही कोई इसका खुला हुआ एजेंडा है। लगे हाथ थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लीजिए। 2010 के बाद ऐसा वक्त भी आया जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अलग हो गया। उसका अपना आकलन था कि अमेरिका चीन की दुश्मनी में पड़ने का कोई औचित्य नहीं है। 2017 में आकर फिर से ऑस्ट्रेलिया क्वाड में सक्रिय हुआ। तो ये जो तर्क है कि दोस्त हैं या फिर घेर कर मार देंगे, यह तर्क कुत्तों के झुंड में तो काम कर सकता है, लेकिन दो देशों के बीच के रिश्ते इस तरह से काम नहीं करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन का युद्ध है। साल भर से ज्यादा हो गया युद्ध शुरू हुए। यूक्रेन खुले तौर पर यूरोप और अमेरिका के साथ था, फिर भी कोई यूरोपीय देश या अमेरिका आज तक यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ। वह तो फिर भी रूस था। यहां मामला चीन का है। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, खुद ही लड़ना पड़ता है। बेहतर है कि टीपी पढ़ें और मस्त रहें। झूठ बोलने का धंधा अगर खोल लिया हो तो बात अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की शर्त यह है कि आपको इस खबर पर हंसना नहीं है। हो सके तो इस नैतिक प्रवचन पर 2 बूंद आंसू बहा लीजिए। तिहाड़ शिरोमणि ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने की घटना का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया है। शिरोमणि को आश्चर्य है कि कैसे वो ये सब कर लेते हैं, कैसे खिलखिला लेते हैं, कैसे सिर उठा लेते हैं ये लोग। जेल से बाहर निकलते हुए मनीष सिसोदिया के चेहरे पर खिलखिलाती हंसी का विश्लेषण करेंगे। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कल ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक अब जेल में ही रहेंगे। फिर भी उनके चेहरे पर ना तो कोई चिंता है और ना ही कोई शिकन। वो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और असल में आजकल के नेताओं ने भ्रष्टाचार को लोकप्रिय होने का एक बड़ा खूबसूरत सा हथियार बना लिया है। आजकल के नेता अपनी जेल यात्रा को भी अपने राजनीतिक रोड शो में तब्दील कर देते हैं। काफी सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कैसे शिरोमणि जैसे लोग ऐसा शो करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। वैसे तो इन्हें, कम से कम इन्हें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। इनको तो पूरा अनुभव है कि कैसे जेल जाना है, फिर कैसे अगले ही दिन से मुंह उठाकर नैतिकता, ईमानदारी, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और पत्रकारिता पर प्रवचन देना है। यह इतना भी मुश्किल नहीं है और आप स्वयं इसका जीता जागता सबूत हैं। इतना ही नहीं, शिरोमणि आजकल एक चिप से युक्त कार्ड भी लेकर घूमते हैं। चिप से इनका प्रेम तो आप सबको पता ही है। शिरोमणि का कहना है कि ये चिप वाला कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, शायद इसलिए कि शिरोमणि स्वयं यह कार्ड लंबे समय तक खेलने के अभ्यस्त रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। आप भी कहते होंगे कि मैं बार बार ये कार्ड आपको दिखाता हूं, लेकिन ये कार्ड मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक कि आप लोग शिरोमणि को भी विक्टिम नहीं मान लेते हैं। विक्टिम से याद आया, एक और विक्टिम है रूबिका लियाकत। ये विक्टिम है झगड़े फसाद की। क्या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं सुन सकती क्या? बोले तो दीजिए प्रतिपक्षी दल है कि नहीं है? थोड़ी आपको आनी चाहिए। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। आपको नहीं लगती? आपको बिल्कुल शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? बिल्कुल बेशर्मी की सारी नीतियां होगी, सारी मर्यादा रखी आपने। आपने सुना चाहती शुरुआत मैंने आपसे किया था दुबे जी, जरा शर्म कर लीजिए। शुरुआत आपसे की है, मैंने सारा टाइम आपको दिया है। सुधांशु त्रिवेदी बाद में आए हैं, मैंने बेरोक-टोक आपको बात रखने का मौका दिया है और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
जानकार बताते हैं कि बिना झगड़े के इनका कोई शो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इनको ऊपर से आदेश है कि आपकी यूएसपी लड़ाई झगड़ा है, इस यूएसपी को बनाए रखें। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई शो बिना झगड़े के खत्म हो जाता है तो बहन हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाती हैं और कव्वाली सुनती हैं। खबरिया चैनलों की स्याह दुनिया में एक और नवकंज लोचन है राणा जी। इनके फिलॉसफी है कचरा घर के अंदर रखो, बाहर से चुनाकली झक्कास हो। दर्शन के इस सिद्धांत के मुताबिक आपको अपने भीतर, अपने समाज के भीतर, अपने धर्म के भीतर, अपनी परंपराओं के भीतर मौजूद बुराइयों को हर कीमत पर बचा कर रखना है, उसे स्वीकार कतई नहीं करना है। होली का मौका आया तो राणा जी ने होली पर महिलाओं से होने वाली अश्लीलता, बदतमीजी, छेड़छाड़ का बचाव करने के लिए अपने शब्दकोश का सारा कोना छान मारा। यह पूरा विज्ञापन जो है एक अपाहिज और बिजनेस सोच का प्रोडक्ट है। आप यूं देखिए कि होली जो रंगों का त्योहार है, होली जो भारत में लंबे समय से चलती आ रही परंपरा है, उसका सबसे चटक त्योहार है, उसको आपने महिला हिंसा से जोड़। होली की आड़ में महिलाओं के साथ होने वाली बदतमीजी, छेड़छाड़, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन कुंठा का प्रदर्शन बहुत खुला सच है। होली की आड़ में होने वाले दुराचार हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, उन्हें बस खुली आंखों और खुले मन से देखने की जरूरत है। जीजा साली के रिश्ते, देवर भाभी के रिश्ते, बहनोई साढ़ू सरहज के रिश्तों को होली की आड़ में सेक्सुअलाइज करने का पूरा बाजार मौजूद है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस गूगल पर जाकर इन शब्दों को सर्च बॉक्स में डालते ही सारी सड़न बजबजाकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहने लगती है। लेकिन जब इस सड़न के ऊपर बात करने का मौका आता है, जब इस गड़बड़ी को सुधारने का मौका आता है, जब कचरे को घर से निकाल कर बाहर कर घर साफ करने का मौका आता है, तब कुछ लोग परंपरा, संस्कृति, धर्म की आड़ लेकर अपनी दुकान चमकाने लगते हैं। राणा यशवंत यही कर रहे हैं। बीमारी को बीमारी मानने के बाद आगे के इलाज की राह खुलती है। आपके लिए सद्बुद्धि की कामना है। पिछला पूरा हफ्ता तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों और खासकर बिहार वासियों के ऊपर हमले की अफवाहों के नाम रहा। अचानक से भाजपा और आईटी सेल के कुछ नेताओं द्वारा तमिलनाडु में हिंसा की बेसिर पैर के वीडियो और खबरें फैलाई जाने लगी। बिहार के भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दावा कर दिया कि 12 बिहारियों की हत्या कर दी गई है। जो काम भाजपा के नेता और आईटी सेल के रंगरूट कर रहे थे, उस काम को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया हिंदी के तमाम स्वनामधन्य अखबारों ने। क्या दैनिक भास्कर, क्या हिंदुस्तान और क्या दैनिक जागरण। मधुबनी में बैठकर कोयंबटूर की खबर लिखने का खूबसूरत हुनर दैनिक जागरण की पहचान है। अपनी इस प्रतिभा का दैनिक जागरण ने जमकर इस्तेमाल किया। न हर्र, न फिटकरी और सरकार बहादुर की चापलूसी पूरी। यह खबर देखिए। ये सारी खबरें अफवाह थी। खासकर इस मामले में मृत युवक की पत्नी ने बयान दिया कि उसके पति ने आत्महत्या की है। तमिलनाडु पुलिस ने साफ किया कि यह आत्महत्या का मामला है, इसमें हत्या जैसा कुछ भी नहीं। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इस पर पूरी रिपोर्ट छापी, लेकिन दैनिक जागरण और अन्य मीडिया संस्थानों में अभी भी वो न्यूनतम बेशर्मी बाकी है कि अपने किए का भूल सुधार या फिर माफी नहीं मांगनी है। दरअसल जब इस तरह का काम एजेंडा के तहत सरकार बहादुर की चापलूसी में होते हैं, तब भूल सुधार या माफी की कोई संभावना वैसे भी नहीं बचती। जागरण और इस तरह की फर्जी खबरें चलाने वाले तमाम अन्य संस्थान दरअसल पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सत्ताधारी दल की विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने पत्रकारिता के मूल दायित्व यानी सत्ता से सवाल पूछने की ताकत खो दी है। इसके बदले में इन्हें मिलता है विज्ञापन के रूप में मोटा इनाम। यह विज्ञापन ही आज की पत्रकारिता की बर्बादी का कारण है। न्यूज लॉन्ड्री इस व्यवस्था में बदलाव की पहल है। हम किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेते, हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से चलने वाला एक मीडिया संस्थान खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश में पत्रकारिता सही दिशा में नहीं जा रही, तो आपको थोड़ा सा खर्च करना होगा।
न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर से है। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के उन प्याज उत्पादक किसानों की तबाही की कहानी हमें बताती है, जिन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके प्याज की खेती की और फिर बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिलने के कारण अपने खेत में ही उसे जला दिया। 1,25,000 तक इस प्याज को खर्चा आया था। ये प्याज जलने का कारण यही है कि 1,25,000 रुपये खर्चा आया था और अभी मार्केट में लेके जाने के लिए 30,000 यानी 30,000 रुपये और खर्चा आने वाला था प्याज काट के मार्केट में लेके जाने के लिए। तो उसका पैसा नहीं हो सकता। तब 30,000 रुपये तक जेब से पैसा जा रहा है अभी किसान का। ऑलरेडी ऐसी बात है कि किसान प्याज लेके मार्केट में जा रहा है तो काटने का पैसा छोड़ो, लेकिन जेब से पैसा जाके रिटर्न आना पड़ रहा है। किसी किसी को 2-2, 5-5 रुपए का चेक मिल रहा है। यह हमारी पॉलिसी का फेल्यूर है। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे आरोग्य मंत्री भारती पवार जी तो बुजुर्ग किसानों से भी बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही है, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जैसे उनकी मानसिक आरोग्य खराब हो चुका है ऐसा लग रहा है। किसानों की हालत सुधारने की कोशिश करने की बजाय यह सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। यह बहुत ही बुरा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।